जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज यहाँ पर सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यहाँ पर जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में एनईपी 2020 कहते हैं, डिस्कस कराने वाला हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर मैंने वही सारी चीज़ें ली हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक्स्ट्रा और फालतू कुछ भी मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं कराने वाला हूँ। तो आज ये मात्र 10 मिनट की ये वीडियो होने वाली है जिसमें कि आपका सीटेट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एनईपी 2020 है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करा दूंगा आपको, और साथ साथ में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी इसके लिए हैं, तो आपका रिवीजन भी साथ साथ में होने वाला है यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एनईपी 2020 को। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि एनईपी 2020 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनईपी जो 2020 है उसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर इसको हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो इसको आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1968 की नीति और 1986 की जो दूसरी यहाँ पर शिक्षा नीति थी, उसके बाद में जो एनईपी 2020 यहाँ आई है, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की तीसरी यहाँ पर शिक्षा नीति है। तो पहली जो एनईपी आई थी वो 1968 में आई थी, जो दूसरी एनईपी आई वो 1986 में आई, और ये जो एनईपी 2020 है यह तीसरी शिक्षा नीति है। तो आपको याद रखना है कि जो एनईपी 2020 है यह तीसरी शिक्षा नीति है। तो यहाँ से ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो एनईपी 2020 है इसका जो मसौदा है, मतलब कि पूरा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो तो उसको किसने यहाँ पर तैयार किया, तो ये पूर्व जो अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन, ये इसरो के अध्यक्ष थे। यहाँ पर ये रिटायर हो चुके हैं, तो इसलिए क्या है कि ये के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया था। तो अगर आपसे सीटेट में पूछा जाए कि एनईपी 2020 के अध्यक्ष या फिर इसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया, तो आपको याद यहाँ से रखना है कि के कस्तूरीरंगन ने यहाँ पर जो है ये तैयार किया था एनईपी 2020 को। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस नीति ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 का स्थान लिया। एनपीई क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। इसको क्या हम लिख देंगे? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो ये भी आपको याद रखना कि एनपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि ये 34 वर्षीय, मतलब कि जब 1986 की जो नीति आई थी, दूसरी शिक्षा नीति थी, उसके बाद ये 2020 में अब आई है जो एनईपी 2020 है। तो टोटल कितने साल हो गए? ये 34 साल हो गए। तो यही इसमें लिखा गया है कि 34 जो वर्ष है वो शिक्षा नीति के स्थान पर, मतलब 1986 के स्थान पर यहाँ पर एनईपी 2020 आई है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना कि कितने साल बाद अब ये आई, तो 34 साल बाद आई है। किसका इसने स्थान लिया है? तो 1986 जो शिक्षा नीति थी उसका स्थान यहाँ पर लिया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो के कस्तूरीरंगन थे, जो कि पूर्व इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जो एनईपी 2020 है उसमें कौन कौन से यहाँ पर सुधार शामिल थे, तो वो भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सुधार हुए हैं एनईपी 2020 में। तो पहला जो सुधार है वो है समान और समावेशी शिक्षा। इसका मतलब है कि सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि चाहे जैसा भी बालक हो, चाहे वो आर्थिक रूप से या फिर वंचित बालक हो, या फिर वो क्या हो किसी तरीके से जैसे कि वो बोल ना पाता हो, कोई उसमें अक्षमता है बालक में, तो सभी को साथ बैठा करके सभी बच्चों को एक साथ समान रूप से आपको जब आप उनको शिक्षा देंगे तो वहाँ पर क्या कहलाएगी? समावेशी शिक्षा होगी। और वो जो क्लास होगी वो समावेशी कक्षा कहलाती है। तो आपको ये याद रखना है कि सभी को समान और समावेशी शिक्षा देना है। यहाँ पर लिखा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर यहाँ पर विशेष जोर दिया गया है। जैसे कि अगर कोई आर्थिक रूप से अपवंचित या समूह है
और या फिर कहीं पर ऐसी जगह वो रहता है जहाँ पर स्कूल नहीं है, तो यहाँ पर NEP 2020 में उसको विशेष यहाँ पर जोर दिया गया है कि आपको उनको एक साथ बैठा करके और यहाँ पर अच्छे से शिक्षा देना है ताकि उनका भी विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इसमें सुधारों में शामिल है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक यहाँ पर पहुंच सुनिश्चित करना। तो पूर्व प्राथमिक क्या होता है, 1 to 5 होता है दोस्तों। पूर्व प्राथमिक विद्यालय आपने देखा होगा, अगर आपके गांव या फिर आपके पड़ोस में कहीं होगा स्कूल जो 1 to 5 के लिए होगा, उसको क्या कहा जाता है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। और यहाँ पर कक्षा 12 तक मतलब कि क्लास 12 तक सभी स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर, मतलब कोई भी स्तर हो, चाहे क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो या फिर क्लास 10, क्लास 12, सभी पर सार्वभौमिक का मतलब होता है हर जगह सही तरीके से सुनिश्चित करना कि वहाँ पर शिक्षा पहुँची है या नहीं। तो ये भी एक सुधार था, आपको ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो तीसरा सुधार और सबसे इम्पॉर्टेंट सुधार है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में 100% यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है कि जो यहाँ पर संरचना थी पहले जो NEP 1986 में जैसे कि आई थी, उसमें क्या था कि 10+2 का यहाँ पर था स्ट्रक्चर कि पहले 10 साल और उसके बाद में 2 साल। अब क्या हुआ है, अब इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, तो 5+3+3+4। तो शैक्षणिक जो संरचना है नई पाठचर्या की वो क्या हो गई, 5+3+3+4। 5 ईयर्स में क्या है, यहाँ पर आपके 3 साल क्या हो जाएंगे, प्री प्राइमरी के हो जाएंगे। प्री प्राइमरी का मतलब है कि आंगनवाड़ी और या फिर बाल वाटिका उसको कहते हैं। तो 3 साल इसमें निकल जाएंगे आपके बच्चे के। और यहाँ पर फिर 2 साल जो होगा क्लास 1 और क्लास 2 में। क्लास 1 में यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, बाद में जो 3 आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, क्लास 3, 4 और 5 हो जाएगा। फिर बाद में 3 है तो 6, 7 और 8 क्लास हो जाएगा। और लास्ट के जो 4 हैं वो 9th, 10th, 11th और 12th क्लास तक होगा। तो उम्मीद है आपको ये जो है नया शैक्षणिक संरचना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम फिर से समझा देते हैं कि जो ये 5 है इसमें क्या है कि 3 साल आपके प्री प्राइमरी मतलब कि आंगनवाड़ी बाल वाटिका में होना चाहिए। ये कितने साल तक चलेगा, तो एज जब बच्चा 3 से 6 साल का होगा यहाँ पर तो चलेगा। और जो 2 साल यहाँ पर बचेंगे, 2 ईयर और रह जाएंगे 5 में, तो ये क्या होगा, क्लास 1 यहाँ पर आ जाएगा, क्लास 1 और यहाँ पर क्लास 2 हो जाएगा। और जो ये 3 रह जाएगा वो 3, क्लास 3, 4 और 5 तक रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो ओल्ड था वो क्या था, 10+ यहाँ पर 2 था, तो ये क्या था, ये पुराना वाला है स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या हो गया, 5+3+3+4 ये न्यू स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना। यहाँ से आप देख सकते हैं जो पहले के 5 साल हैं वो फाउंडेशन स्टेज यहाँ पर कहलाते हैं। जो दूसरे हैं ये 3 साल जो होते हैं, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, ये प्रिपरेटरी स्टेज कहलाते हैं। और जो तीसरा होता है मतलब क्लास 6, 7 और 8, ये मिडिल स्टेज कहलाते हैं। और यहाँ पर 4 जो लास्ट के हैं मतलब कि 9th, 10th, 11th और 12th ये सेकेंडरी कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सीटेट की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ और काफ़ी इजी वे में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पहले 10 ईयर था और ये 2 ईयर था, अब क्या कर दिया गया, 3 ईयर्स यहाँ पर और ये 2 ईयर्स मतलब 5 ईयर्स हो गए। फिर ये 3 ईयर्स है, फिर ये 3 ईयर्स और ये 4 ईयर्स। तो आपको याद रखना, यहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, इसलिए मैंने ये वाला यहाँ पर फोटो लगा दिया है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर ये मैं PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ये PDF जो है ये फ्री में देने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या सुधार किया गया था यहाँ पर कि राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना यहाँ पर की गई थी। जो NEP 2020 है उसमें क्या किया गया है, SSS एक प्रोग्राम यहाँ पर लाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है कि सेटिंग अप ऑफ स्टेट स्कूल अथॉरिटी। इसका मतलब है कि सभी राज्यों में स्कूल का मानक प्राधिकरण, मतलब कि स्कूल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर
लगाए जा सकें, वहाँ पर बनाए जा सकें और उनमें सुविधाओं को मतलब कि सभी को सार्वभौमिक तरीके से शिक्षा पहुँचे, इसलिए इसकी स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है कि SSSA जो है वो NEP 2020 में यहाँ पर लाया गया था। इसी में दोस्तों अभी परख भी लाया गया था, निपुण भी लाया गया था। तो ये यहाँ पर जैसे कि परख है, निपुण है, तो ये सारी चीज़ें भी NEP 2020 में शामिल की गई थी। यहाँ पर आपसे सीटेट में इससे क्वेश्चंस कम बनते हैं, इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर नहीं शामिल किया है। ये सभी चीज़ें KVS में खूब पूछी जाती हैं, तो जब मैं आपकी KVS की तैयारी करवाऊंगा तो वहाँ पर परख है, निपुण है, ये सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पर डिटेल में आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए आप देख लेते हैं। यहाँ तक था आपका थ्योरी पोर्शन। अब यहाँ से MCQ हैं, तो कुछ MCQ मैंने लिए हैं ताकि आपका यहाँ से अच्छे से रिवीजन हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। अधिगम कैसा यहाँ पर होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु अभिगमी होना चाहिए या फिर पाठ पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए या फिर व्यवहारात्मक होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 है उसके अनुसार जो अधिगम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका प्रयोगात्मक। यहाँ पर क्योंकि जब बच्चा प्रयोग करके सीखेगा तो क्योंकि वो खुद करके सीखेगा, स्वयं सीखेगा, तो वहाँ पर उसका अधिगम अच्छी प्रभावी तरीके से होगा, अच्छे तरीके से होगा। तो इसलिए C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश हो जाना चाहिए। मतलब किससे और क्या हो जाना चाहिए, योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए, रचनात्मक से योगात्मक हो जाना चाहिए, अधिगम या फिर रटकर याद रखना चाहिए वहाँ पर, या फिर लचीला उपागम या फिर कठोर मानकीकृत परीक्षण होना चाहिए। तो NEP जो 2020 है वो कहता है यहाँ पर कि आपका अगर मूल्यांकन हो वो योगात्मक मतलब कि सम्मेटिव से क्रिएटिविटी होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो इसलिए A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए, तो इसलिए A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। शिक्षा यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, वेधन और अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुख होनी चाहिए या फिर पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख होना चाहिए। तो यहाँ पर अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुख मतलब कि सर्चेबल आपकी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि बच्चे यहाँ पर खोज करके सर्च करके सारी चीज़ें सीखेंगे तो वहाँ पर उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसलिए B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर यहाँ पर बल देती है। तो कहाँ पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो परीक्षा के लिए पढ़ने पर बल देती है, स्मरण आधारित शिक्षा पर बल देती है, वेधन और अभ्यास पर देती है या फिर सम प्रत्यय समझ पर देती है। तो यहाँ पर किस पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो सम प्रत्यय समझ पर, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चों की समझ विकसित होगी तब भी वो आगे जो है वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेते हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस जो आपका मैं NEP 2020 यहाँ पर करा रहा हूँ। तो 5th नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा यहाँ पर करती है। तो संरचनावादी और व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ यहाँ पर, खोजबीन आधारित अधिगम या फिर ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसकी अनुशंसा यहाँ पर वो करती, किस बदलाव पर करती, तो रटने पर जो आधारित अधिगम होना चाहिए उससे क्या करती है कि अधिगम अवधारणात्मक समझ को यहाँ पर विकसित करने की बात कर रही है। ये अनुशंसा कर रही है कि रटने पर आधारित अधिगम को हटा करके यहाँ पर और अवधारणात्मक जो समझ होनी चाहिए उसको विकसित करना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी पूरी यहाँ पर सीटेट की तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।